पिछले कुछ क्लासेस में हम लोगों ने डेवलपमेंट प्लानिंग के ऊपर विस्तृत चर्चा की है। हम लोगों ने देखा कि भारत में प्लानिंग का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ। इसके अलावा जो 5 ईयर प्लान्स थे जो प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाए जाते थे, वो 12 पंचवर्षीय योजनाओं की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी और किस तरह से देश के विकास में उसने कंट्रीब्यूट किया। इन सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा करते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर हमने ये देखा था कि प्लानिंग कमीशन ने जो 12th 5 ईयर प्लान बनाया था, उस 12th 5 ईयर प्लान का जो टेन्योर था वो 2012 से लेकर 2017 तक का था, 12वीं पंचवर्षीय योजना। लेकिन इसी बीच एक बड़ा चेंज हुआ भारत में, पॉलिटिकल चेंज, जिसमें कि कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का जो है वो गठन, सरकार का गठन ना होकर के एक नई सरकार सत्ता में आई, एनडीए की सरकार, और उसके प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी। और उन्होंने एक बड़ा बदलाव प्लानिंग के क्षेत्र में किया और उन्होंने ये घोषणा की, ही डिक्लेयर्ड ऑन 13 अगस्त 2014, 13 अगस्त 2014 को उन्होंने ये घोषणा की कि हम प्लानिंग कमीशन की जगह पर एक नया ऑर्गेनाइजेशन, एक नई संस्था का गठन करना चाहते हैं। और उस घोषणा को बहुत जल्दी ही कार्य रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो ये एक बड़ा चेंज था इंडियन इकोनॉमी में, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव था, क्योंकि अभी तक प्लानिंग कमीशन जो था वही देश की विकास की दिशा तय करता था। क्योंकि ये सब बातें आप देख चुके हैं, है ना, पिछले वीडियोस में आप अगर जाएंगे तो प्लानिंग कमीशन किस तरह से काम करते थे, उसके बारे में, उसका ढांचा क्या था, इन सब के बारे में हमने थोड़ी चर्चा की है। फिर भी यहाँ पर हम आप प्लानिंग कमीशन के बारे में एक जनरल आइडिया दे देते हैं। देखिए, प्लानिंग कमीशन जो था उसके चेयरमैन भी स्वयं प्रधानमंत्री होते थे, उसके भी एक डिप्टी चेयरमैन होते थे। इसके अलावा कुछ मिनिस्टर्स होते थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो उसके मेंबर होते थे, और कुछ विशेषज्ञ सदस्य होते थे जो प्लानिंग कमीशन के सदस्य होते थे। अब ये प्लानिंग कमीशन होता था और वो पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करते थे। इसके अलावा प्लानिंग कमीशन का एक बड़ा काम ये होता था कि पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान के मुताबिक जो डिपार्टमेंट्स और जो स्टेट्स को काम करने होते थे, उसमें जो वित्त की आवश्यकता होती थी, जो धन की आवश्यकता होती थी, उस वित्त के बंटवारे के संदर्भ में भी वो सरकार को एडवाइस करती थी। और चूंकि उसके चेयरमैन स्वयं प्रधानमंत्री होते थे, तो प्लानिंग कमीशन एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही शक्तिशाली संस्था बन गई थी। और लगभग 65 सालों तक, यानी कि 15 मार्च 1950 से लेकर जब नीति आयोग का गठन हो गया, यानी कि नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को, यानी कि लगभग 65 सालों तक प्लानिंग कमीशन ने देश के विकास की दिशा को निर्धारित किया। तो ऐसी क्या परिस्थिति बनी, ऐसा क्या सिचुएशन क्रिएट हुआ कि जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जनवरी 2015 में थे, उनको ये लगा कि प्लानिंग कमीशन की जगह पर एक नई संस्था का गठन होना चाहिए। क्या वो सही था या गलत था, ये तो भविष्य तय करेगा। लेकिन हम यहाँ पर ये देखने का प्रयास करेंगे कि अगर प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग बनाया गया तो उसके पीछे के क्या कारण थे। तो आइए कुछ बात करते हैं इसके ऊपर। देखिए, पहली चीज तो ये देखने को मिलता है कि जो योजना आयोग था वो एक फिक्स प्लान बनाता था, एक निश्चित योजना बनाते थे, 5 साल की योजना। अब इसके बारे में सोचने की जरूरत है कि क्या पंचवर्षीय योजना का जो कॉन्सेप्ट था ये बदलते भारत में क्या सही था, तेजी से बढ़ते हुए भारत में क्या सही था, जब पब्लिक सेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन था, प्राइवेट सेक्टर का भी प्रभाव बढ़ता जा रहा था, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे थे, तो क्या ये फिक्स प्लान पर निर्भर रहना कितना आवश्यक था। तो यहाँ पर जो एनालिसिस हुआ, उस एनालिसिस से निकल के आया कि अब
बिल्कुल फिक्स प्लान पर हम नहीं चल सकते। हमको प्लान इस तरह से बनाना पड़ेगा कि कुछ शॉर्ट टर्म भी होना चाहिए, मिड टर्म भी होना चाहिए और लॉन्ग टर्म भी होना चाहिए, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो साल, 2 साल या 3 साल में हो सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 4-5 सालों में हो सकते हैं, और कुछ ऐसे भी काम होते हैं जिनके लिए हमें 15 या 20 सालों की जरूरत होगी। तो नीति आयोग का जो कॉन्सेप्ट था वो फिक्स प्लान का, जो प्लानिंग कमीशन के कॉन्सेप्ट की जो कमी थी उससे निकल के बाहर आया। ठीक, तो एक बात आप समझ लीजिए कि ये जो फिक्स प्लान यानी 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट था, उनकी जो कमियां थी उसी ने नीति आयोग को जो है जन्म दिया। लेकिन एक कारण नहीं है, और भी कई कारण हैं। देखिए, खासकर उस समय जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी, उनका भी एक कॉन्सेप्ट ये था कि भारत अब एक बदलता हुआ देश है। खासकर 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद भारत में जिस तरह से आर्थिक बदलाव हुए, और उस बदलावों के अकॉर्डिंग हमको योजना में बदलाव लाना है। तो इन्होंने कहा कि देखिए, जो पुरानी योजना थी, पुराना जो योजना आयोग का स्वरूप था, वो इंपरेटिव इकोनॉमिक सिस्टम के लिए सही था। इंपरेटिव इकोनॉमिक सिस्टम मतलब हुआ कि भाई केंद्र सरकार ने, भारत की सरकार ने कोई योजना बनाई या योजना आयोग ने योजना बनाया और वो आदेश दे दिया राज्यों को, विभागों को कि आपको इस योजना को क्रियान्वित करना है। इसमें राज्यों की मंशा क्या है, विभागों का अनुभव क्या है, इसके बारे में कोई विचार विमर्श नहीं होता था। तो उन्होंने कहा कि द प्रीवियस प्लानिंग कमीशन वाज सुटेबल फॉर इंपरेटिव इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये पुराने सिस्टम के लिए तो ठीक था, लेकिन अब बदलता हुआ भारत, क्या बदलता हुआ? तो देखिए, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। चेंज इन सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड डेमोग्राफिकल चेंजेस, इतने सारे बदलाव आ गए। पॉलिटिकल चेंजेस आ गए, राजनीतिक प्रणाली बदल गई, है ना, चुनाव का जो बहुत सारे चुनाव संबंधित सुधार हो गए। सोशल चेंज हो गया, समाज में बहुत से बदलाव आ गए, सामाजिक जो सोच थी उसमें बदल गए, परिवार का स्वरूप बदल गया, है ना, लोगों के जीवन शैली बदल गई, विवाह के तरीके बदल गए, लोगों की जो कल्चर थे, संस्कृति थी, वो बदल गई। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन के इम्पैक्ट के कारण ये सब चेंजेस आ रहे थे। इकोनॉमिकल, लोगों की आर्थिक स्थिति में भी बदलाव आया। टेक्नोलॉजिकल, पहले जो था वो कंप्यूटर, इंटरनेट का इतना प्रयोग नहीं होता था। बहुत सारे लोग इवन रूरल एरिया में भी कंप्यूटर, इंटरनेट, डिजिटल फंक्शनिंग का इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ गया। और सबसे बड़ा चेंज जो है डेमोग्राफिकल चेंज, जनसांख्यिकीय पर बदलाव आया। जनसांख्यिक बदलाव, अगर आप थोड़ा डेमोग्राफी में जाएंगे तो 1951 के आसपास भारत की जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन जो है, वो कितने के आसपास होगी? लगभग 40 करोड़ के आसपास, है ना, ऑलमोस्ट 40 to 42 करोड़ के आसपास रही होगी। और जब हम बात कर रहे हैं 2015 की, तो पॉपुलेशन 2011 के मुताबिक देखेंगे तो लगभग 121 करोड़ पॉपुलेशन हो जाती है। तो इतना बड़ा बदलाव पॉपुलेशन में आ गया, इतनी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गए, लेकिन प्लानिंग कमीशन 51 वाला ही चलेगा। तो ऐसा तो ठीक नहीं होगा, उसमें बदलाव की जरूरत है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट था कि हमें प्लानिंग कमीशन का जो ढांचा है, प्लानिंग कमीशन की जो सोच है, उसको बदलाव लाने की जरूरत है। इसके अलावा देखिए, जेटली जी ने यह भी कहा कि हमारा कंट्री जो है डाइवर्स है, बहुत ज्यादा मतलब विविधतापूर्ण देश है हमारा, मतलब डाइवर्स कंट्री एंड स्टेट्स नीड्स आर डिफरेंट। हमारे राज्यों की जरूरतें जो हैं, नीड्स जो हैं, वो बहुत अलग है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की जरूरत अलग है, कश्मीर की जरूरत अलग है, साउथ में जाएंगे तो तमिलनाडु और केरल की आवश्यकता अलग है, मध्य प्रदेश की जरूरतें अलग है, बिहार और यूपी की जरूरतें अलग है। किसी राज्य में बाढ़ की समस्या है तो किसी राज्य में सूखे की समस्या है, किसी राज्य में जो है ग्रेन की समस्या है तो किसी राज्य में मिनरल की समस्या है, किसी राज्य में ज्यादा रोजगार की समस्या है तो किसी राज्य में गरीबी और भूखमरी की समस्या है। एक जैसी समस्या नहीं है सभी राज्यों में। और प्लानिंग का कॉन्सेप्ट जो था, जो प्लानिंग कमीशन जो प्लान बनाते थे, वो सेंट्रलाइज्ड होता था।
केंद्रीकृत प्लान होता था। वो केंद्र में योजनाएं बनाई जाती थी और फिर एनडीसी की बैठकों में चीफ मिनिस्टर्स को बुला करके, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुला करके उन्हें बता दिया जाता है कि ये पंचवर्षीय योजना है और आप इसे अब जो है अनुमोदित कीजिए, फाइनली अप्रूव कीजिए, आगे जो है इसको क्रियान्वित किया जाना है। एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी प्लानिंग कमीशन जो योजनाएं बनाते थे उसे अनुमोदित करने के लिए एनडीसी की बैठक बुलाते थे, जिसमें प्रधानमंत्री होते थे, कैबिनेट मंत्री होते थे और राज्यों के मुख्यमंत्री होते थे। तो प्लानिंग में राज्यों की भूमिका जो थी वो सीमित थी। तो यहां पर यही चीज बताने का प्रयास किया गया कि भारत में विविधतापूर्ण स्थिति है, सभी राज्यों की स्थिति एक जैसी नहीं है, और जब राज्यों की स्थिति एक जैसी नहीं है, अलग अलग राज्यों की स्थिति अलग अलग है, तो प्लानिंग के दौरान ही क्यों ना उनकी भूमिका तय की जाए, क्यों ना हम राज्यों को बुला करके उनसे बातचीत करें कि हम किस तरह की योजना आपको चाहिए, आपको बताइए हमें, हम उस तरह की योजना बनाएंगे। प्लानिंग कमीशन के माध्यम से यह संभव नहीं था। तो इसीलिए जो ये बात जेटली जी ने कही वो बिल्कुल ठीक थी कि सुटेबल फॉर इंपरेटिव इकोनॉमिक सिस्टम, यानी पुराना जो प्लान था वो इंपरेटिव सिस्टम के लिए, आदेशात्मक प्रणाली के लिए, यानी कि ऐसी प्रणाली जिसमें केंद्र या जो केंद्रीकृत संस्थाओं के द्वारा आदेश दिया जाता है और उसे पालन किया जाता है, उसके लिए ठीक था। वो जो प्रणाली थी वो आदेशात्मक परिस्थितियों के लिए ठीक थी, लेकिन जब हमारे देश में इतना सब बदल चुका है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकी बदलाव हो चुके हैं, इतना बड़ा जनसंख्या में परिवर्तन हो चुका है, राज्यों की जो जरूरतें हैं वो भी बहुत बढ़ चुकी हैं, उनके अवेयरनेस बहुत बढ़ चुके हैं, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। तो इसीलिए हमें एक नई संस्था की जरूरत होगी जो हमें आवश्यक है। ये अलग बात है कि आगे हम बात करेंगे कि उस संस्था को नीति आयोग के रूप में एस्टैब्लिश किया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। लेकिन यहां पर हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इतने पुराने संस्था को बदल करके या हटा करके एक नई संस्था की आवश्यकता क्यों थी। तो यहां आपने इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा, क्या क्या हमें जरूरत थी। एक तो पहली चीज ये कि फिक्स प्लान से काम नहीं चल सकता था। दूसरी चीज ये कि राज्यों की जरूरतें अलग अलग थी और हम चाहते थे कि भारत में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और मजबूत हो। यानी संविधान में तो है कि भारत जो है एक राज्यों और केंद्र इन दोनों का अधिकार होना चाहिए, राज्यों के अधिकार अलग हैं, केंद्र के अधिकार अलग हैं और दोनों मिलके काम करेंगे। संविधान में कई जगहों पर सेंटर स्टेट रिलेशन में इसका जिक्र है, लेकिन प्लानिंग में इस चीज का कहीं जो है दिखाई नहीं पड़ता था। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि प्लानिंग, जब प्लान बना दिया जाता था प्लानिंग कमीशन के द्वारा, तो फिर एनडीसी में उसे रखा जाता था। एनडीसी में केवल मुख्यमंत्रियों की भूमिका ये होती थी कि वो प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाई गई योजनाओं को एक नजर देख सकते थे, पढ़ सकते थे और अगर कुछ सलाह उनके पास है तो वो दे सकते थे। मानना या नहीं मानना ये तो प्लानिंग कमीशन के ऊपर होता था और प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते थे। तो लैक ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दिखाई पड़ता था। प्लानिंग कमीशन में जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की कमी थी, यानी कि सहयोगी संघवाद की कमी थी। तो हमें एक ऐसी संस्था चाहिए था जिसमें कि राज्यों को अधिक से अधिक महत्व दिया जा सके और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी परस्पर सहयोग वाली जो संविधान वाली जो चीज है वो वास्तविक तौर पर दिखाई पड़े। तो इसलिए भी हमें एक नई संस्था की जरूरत थी और प्लानिंग कमीशन को इसलिए भी स्क्रैप यानी कि हटाया गया। इसके अलावा देखिए, नीड ऑफ ए कैटलिस्ट इंस्टीट्यूशन, हमें एक उत्प्रेरक संस्था की जरूरत थी। कैटलिस्ट इंस्टीट्यूशन चाहिए, उत्प्रेरक, यानी कि जरूरी नहीं कि वो हर काम खुद ही करने के लिए जाए, हर काम को हर बात को जो है प्लानिंग कमीशन ही बताएगा और तब राज्य करेंगे या केंद्र करेंगे, ऐसी बात नहीं है। हमें एक ऐसी संस्था चाहिए जो राज्यों को और केंद्र सरकार को एक कैटलिस्ट के रूप में प्रेरित करे काम करने के लिए, खुद करे या ना करे लेकिन प्रेरित करे कि आपको ये काम करना है। तो एक नई संस्था की जरूरत थी, इसी कारण से कैटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। इसके अलावा एम्पावरिंग द रोल ऑफ स्टेट्स
राज्यों के रोल को बढ़ाना था, प्लानिंग में राज्यों की भूमिका को बढ़ाना, ये भी एक एम्पावरमेंट का एक तरीका था। तो कैटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, राज्यों की भूमिका को बढ़ाने वाला ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा एक ऐसी संस्था जिसके पास नॉलेज हो, बहुत सारा विशेषज्ञता प्राप्त ज्ञान हो, बहुत सारा ज्ञान हो, क्योंकि देश में बहुत बदलाव आ रहे, टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहे, डेमोग्राफिकल चेंज आ रहे, पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे, विश्व के दूसरे देशों में बहुत से बदलाव आ रहे, तो टेक्नोलॉजी का ज्ञान रखने वाली संस्था चाहिए। तो ये नॉलेज हब नीडेड। एक ऐसी संस्था चाहिए, पॉलिटिकल नहीं, हमें चाहिए नॉलेज हब, यानी जहां पर बहुत सारी चीजों का अनुभव और ज्ञान हो। एक और बड़ी बात, वी नीड सच ए ऑर्गेनाइजेशन, हमें एक ऐसी संस्था चाहिए जो कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए। कोलैबोरेटिव यानी मिलजुल कर काम करने वाला, है ना, मिलजुल कर काम करने वाला संस्था उपलब्ध कराए। कैसी? तो जहां पर केंद्र सरकार के मंत्री भी रहे, है ना, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स भी रहे केंद्र सरकार के, और राज्यों के मंत्री भी रहे, राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहे। तो ये कोलैबोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो सकता है? तो एक नई संस्था बनानी पड़ेगी। वो अलग बात है कि उसको हमने नीति आयोग बाद में नाम दिया। कोलैबोरेटिव रादर देन कन्फ्रंटेशनिस्ट, कन्फ्रंट मतलब झगड़ा करने वाला, कन्फ्रंट करने वाला, विवाद बहस करने वाला। तो हमें ऐसी संस्था नहीं चाहिए जहां पर राज्य और केंद्र आपस में लड़े। हमें ऐसी संस्था चाहिए जो कोलैबोरेटिव हो, मिलजुल कर काम करने वाला एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए। कोलैबोरेटिव, नॉट कन्फ्रंटेशनिस्ट, ये भी एक जरूरत थी। और एक बड़ी बात अभी मैंने बताया, इसमें काफी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। जो प्लानिंग कमीशन काम करती थी उसका अप्रोच क्या होता था? उसका अप्रोच होता था टॉप डाउन अप्रोच, यानी ऊपर संस्था बनती, ऊपर जो है प्लानिंग बनती थी और उसको नीचे ला दिया जाता था कि आपको ये काम करना है, 5 सालों में इसे पूरा करना है, पूरा हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है। फिर अगली पंचवर्षीय योजना बन जाती थी, फिर उसे पूरा करना है। तो टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। लेकिन अब जो योजना, अब जो स्वरूप हमें संस्था का चाहिए वो टॉप डाउन नहीं, बॉटम अप अप्रोच, मतलब नीचे से योजना बनेगी, गांव से, जिला से, राज्य से, और फिर राष्ट्रीय स्तर पर बनेगा। यानी कि जिस राज्य की जैसी परिस्थिति होगी, जिस क्षेत्र की जैसी परिस्थिति होगी, उस तरह की योजना बनाने का स्वरूप हमने यहां पर माना। एंड एक और बात, हमें इसलिए भी एक नई संस्था की आवश्यकता है क्योंकि विश्व में बड़े बदलाव आ रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हो रहा है, बहुत सारे विश्व कंपटीशन में बहुत सारे देश आ गए, एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में, फॉरेन करेंसी में, डेब्ट में, IMF, वर्ल्ड बैंक, इन सब संस्थाओं के साथ हमें कोऑर्डिनेट करना होता है, योजनाओं में इनका प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो हमें एक ऐसी संस्था चाहिए जिनके पास इन सब विषयों का गहरा ज्ञान हो, वैश्विक परिस्थितियों की अच्छी जानकारी हो, जो भारत को अर्थव्यवस्था में एक प्रतिस्पर्धी यानी कॉम्पिटिटिव एक इकोनॉमी बना सके। तो ऐसी संस्था के गठन की आवश्यकता महसूस की गई और अंततः एक नई संस्था का गठन हुआ जो प्लानिंग कमीशन के जगह पर बना, जिसे हम नीति आयोग कहते हैं। तो नीति आयोग, जिसका नाम मैंने अभी जिक्र किया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एक ऐसी संस्था, एक राष्ट्रीय संस्था जो बदलते हुए भारत के लिए काम करेगी। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, उसी को शॉर्ट में हम नीति कहते हैं। आयोग के रूप में यह संस्था है क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति की संस्था नहीं है, इसमें बहुत सारे काम करने वाले लोग हैं, इसीलिए इसका स्वरूप आयोग का है। दिस इज लाइक ए कमीशन, एक आयोग के रूप में इसका गठन हुआ। तो इसीलिए नीति आयोग प्लानिंग कमीशन की जगह पर एक विस्तृत संस्था का गठन किया गया। तो जब आप इसके उद्देश्य देखेंगे, उद्देश्य बहुत विस्तृत है, हम आपको अलग से चर्चा करेंगे उस टॉपिक के ऊपर, लेकिन यहां पर थोड़ी सी जानकारी मैंने रखी है कि आखिर जब आप नीति आयोग के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज पता होना चाहिए। देखिए, पहली चीज तो ये
कि नीति आयोग जो गठित हुआ है, दिस इज क्रिएटेड बाय एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा यह गठित हुआ है। दिस इज फॉर्म्ड बाय द एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको दिमाग में हमेशा स्पष्ट रखना है कि नीति आयोग का गठन न तो संसद के किसी कानून के द्वारा हुआ है, न ही नीति आयोग का गठन संविधान के किसी आर्टिकल के आधार पर हुआ है, न तो संविधान में इसका जिक्र है नीति आयोग का, न ही नीति आयोग को किसी संसदीय कानून के आधार पर बनाया गया है। तो नीति आयोग किस तरह की संस्था है? नीति आयोग इज ए इंस्टीट्यूशन व्हिच इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल यानी जिसका जिक्र संविधान में नहीं है, एंड नॉन स्टैट्यूटरी यानी जो वैधानिक रूप से यानी कि कानूनी रूप से यानी संसद के कानून के द्वारा नहीं बनाया गया है। तो कैसे बना? तो मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा। दिस इज फॉर्म्ड बाय द कैबिनेट प्रपोजल। अब ये कैबिनेट के प्रपोजल के द्वारा बनी संस्था है, इसे अच्छी तरह आप ध्यान रखिएगा। और ये कब गठित हुआ, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015। लेकिन इसकी घोषणा थोड़ी पहले हो चुकी थी, 13 अगस्त 2014 को तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री जो अभी भी हैं, उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी कि प्लानिंग कमीशन की जगह हमें एक नई संस्था की आवश्यकता है और उसका नाम है नीति आयोग, जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। किस तरह की संस्था है? तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए इसमें क्या चीज है, तो दिस इज द प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक। ये एक थिंक टैंक है, सोचने वाला, विचार करने वाला, विभिन्न विषयों पर सोचने वाला, विचार करने वाला संस्था है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रोवाइडिंग बोथ डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट्स। क्या करेगा? ये सोचेगा, विचार करेगा और भारत सरकार को नीति बनाने के संदर्भ में, कोई कार्यक्रम के संदर्भ में, नीतियों कार्यक्रमों के संदर्भ में ये कुछ उनको विचार देगा, सलाह देगा, बताएगा कि ये आपके हित में है, ये जनता के हित में है, ये विकास के लिए जरूरी है। ये थिंक टैंक का काम करेगा। क्या काम करेगा? थिंक टैंक, एक सोचने वाला संस्था, जिसे थिंक टैंक कहेंगे। डिजाइनिंग स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम एंड गिव्स रेलिवेंट टेक्निकल एडवाइस। देखिए और एक काम क्या करेगा? दिस डिजाइनिंग स्ट्रेटेजिक यानी रणनीतिक और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, लंबे समय की नीतियां बनाएगा, रणनीतिक नीतियां बनाएगा, छोटे समय की नीतियां बनाएगा, मिड टर्म की, मध्य कम समय की नीतियां बनाएगा, मध्य काल की मतलब कम समय मिड टर्म की नीतियां बनाएगा और लंबे समय की नीतियां बनाएगा, कार्यक्रम तय करेगा और उसके लिए टेक्निकल एडवाइस भी देगा। क्योंकि जो नीतियां बनेंगी उन नीतियों को क्रियान्वित तो अल्टीमेटली विभाग, मंत्रालय और राज्य सरकार करेंगे। तो उन नीतियों के क्रियान्वयन के दौरान बहुत सारे टेक्निकल एडवाइस की जरूरत होगी और वो टेक्निकल एडवाइस भी उपलब्ध कराएगा कौन? नीति आयोग। And genuine and continuing partnership of state in place of center to state one-way flow। अभी तक प्लानिंग कमीशन में मैंने क्या बताया आपको कि अभी तक प्लानिंग कमीशन जब योजना बनाती थी और जब एनडीसी की मीटिंग्स होती थी तो ऐसा प्रतीत होता था कि ये वन वे फ्लो है, यानी कि केंद्रीय स्तर पर योजनाएं बनी, फिर एनडीसी की बैठक में मुख्यमंत्री आए, वो और जो है योजना आयोग और मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई और अल्टीमेटली वो क्रियान्वित होने के लिए आगे बढ़ा दिया जाता था। तो अभी तक होता था, जो प्लान होता था वो वन वे फ्लो होता था, जैसे जिसको हमने बोला था कि टॉप डाउन अप्रोच में नीतियां बनाई जाती थी, योजनाएं बनाई जाती थी। यहां पर जब नीति आयोग कॉन्सेप्ट में आया तो बिल्कुल क्लियर कट ये बात कही गई कि एक तो ये जेन्युइन और कंटिन्यूइंग पार्टनरशिप होगा। जेन्युइन खाली दिखावे वाली बात नहीं है, वास्तविक तौर पर एक कंटिन्यूइंग पार्टनरशिप ऑफ स्टेट्स इन प्लेस
इन प्लेस ऑफ सेंटर टू स्टेट वन वे फ्लो। अभी तक जो वन वे फ्लो था उसकी जगह पर सेंटर और स्टेट के बीच एक वास्तविक संबंध होगा, पार्टनरशिप होगा, मिलजुल के काम करने की बात होगी, और यही तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होगा। तो ये जो बातें आपको बताई गई है ये और स्पष्ट हो जाएगा जब इसके आप कंपोजिशन को समझेंगे कि आखिर नीति आयोग का ऐसा क्या ढांचा है, क्या स्ट्रक्चर है जिसके कारण कि हम ये कह सकते हैं कि इसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बढ़ेगा, इसमें टॉप डाउन अप्रोच बढ़ेगा, इसमें ये जो ऑर्गेनाइजेशन होगा ये बहुत कॉम्पिटिटिव होगा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में ये भारत को जो है आगे ले जाएगा, ये राज्यों के जिस तरह की जरूरतें हैं उस तरह का काम करेगा। ये कैसे पता चलेगा? जब हम इस ऑर्गेनाइजेशन के ढांचे को देखेंगे, कंपोजिशन को देखेंगे, स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात कि देखिए इसके जो अध्यक्ष होंगे, इसके ये अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होंगे, ऐसा आप प्लानिंग कमीशन में भी देख चुके हैं। तो इसकी एक बात तो ये हो गई कि इसके चेयर पर्सन जो है ये प्राइम मिनिस्टर होंगे। दूसरी चीज इसकी खासियत ये है कि चेयरपर्सन जो है ये प्राइम मिनिस्टर होंगे। दूसरी चीज देखिए इसमें सीधे दूसरे नंबर पर कंपोजिशन में आता है गवर्निंग काउंसिल। अब ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है, इसमें ये बड़ा बदलाव है। गवर्निंग काउंसिल, पहले आपने एनडीसी के बारे में पढ़ा था, प्लानिंग कमीशन एंड एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बोलते हैं। अब उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अब यहां पर आप नीति आयोग में आइए। नीति आयोग के जो चेयरपर्सन है वो है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन एक दूसरी संस्था है गवर्निंग काउंसिल बोलते हैं। गवर्निंग काउंसिल की देखिए खासियत क्या है कि इसमें प्राइम मिनिस्टर तो है ही, प्राइम मिनिस्टर के अलावा चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स, जो भारत के राज्य हैं और वहां पर मुख्यमंत्री हैं तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आ जाएंगे। और जहां पर मुख्यमंत्री नहीं है तो ऐसे राज्य जहां पर मुख्यमंत्री नहीं है या यूनियन टेरिटरी है और वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है, एलजी है, या फिर उपराज्यपाल है, या फिर प्रशासक है, तो ऐसे यूनियन टेरिटरीज के भी प्रतिनिधित्व इसमें रहेंगे, उपराज्यपाल के रूप में, लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में। तो लगभग सारे राज्यों का और यूनियन टेरिटरीज का रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसके अलावा इसमें देखिए और गवर्निंग काउंसिल में कौन होंगे, तो चेयरमैन के अलावा मेंबर्स होंगे, जो मेंबर्स आगे बताएंगे आपको, मेंबर्स वगैरह जो भी मेंबर होंगे इनके वो भी इसमें रहेंगे, और सीईओ भी होंगे और स्पेशल इनवाइटी भी होंगे। अब देखिए अभी प्लान बनने की प्रक्रिया के दौरान ही, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्लान, इन सब की बैठक बीच बीच में होती रहेगी, यानी कि प्लान बनने की प्रक्रिया के दौरान हो सकता है कि साल में एक बार बैठक भी हो और 2 बार हो या 3 बार हो, जब भी लगेगा कि नीति आयोग को कि भाई ऐसी जरूरत है, हमें राज्यों की भागीदारी को बढ़ाना है, उनसे हमें कुछ इनपुट लेना है, जानकारी लेना है, मुख्यमंत्रियों को बुलाएंगे, सारे राज्यों के, यूनियन टेरिटरीज के जो हमारे यहाँ एलजी हैं या फिर उपराज्यपाल हैं या जो भी उनके प्रतिनिधि हैं उनको बुलाएंगे। इसके अलावा जो नीति आयोग के जो पदाधिकारी हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, वो भी बैठेंगे, प्रधानमंत्री भी रहेंगे, मीटिंग होगी। अब देखिए अंतर आ गया। यहाँ पर जब हम एनडीसी की बात कर रहे थे, प्लानिंग कमीशन की, तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि प्लानिंग कमीशन पूरा प्लान बनाने के बाद एनडीसी की बैठक में चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए प्लानिंग के दौरान ही ये चर्चा हो रही है गवर्निंग काउंसिल में, और सारे राज्यों के मुख्यमंत्री उसमें आएंगे और वहां पर चर्चा होगी कि हमें किस तरह की प्लान चाहिए, और मुख्यमंत्री इस तैयारी के साथ आएंगे कि उनकी जरूरतें क्या है, किस तरह की जरूरत है, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या जरूरतें हैं, सोशल सेक्टर के लिए क्या जरूरतें हैं, उनके पुलिस रिफॉर्म की क्या जरूरतें हैं, वहां पर जो लैंड रिफॉर्म की क्या जरूरतें हैं, फार्मर्स की क्या समस्या है, फ्लड की क्या समस्या है, हर तरह के मुद्दों पर चर्चा होगी और आगे फिर प्लानिंग में उसको जो है उन चीजों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। रीजनल काउंसिल, अब एक और चीज आ गई। अब इनको नीति आयोग को बनाते समय ये ध्यान रखा गया कि ऐसा भी होता है कि हमारे देश की जो क्षेत्रीय विविधता है, रीजनल डाइवर्सिटी है, तो कई बार ऐसा होता है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों की प्रॉब्लम अलग है, जो हिमालय वाला एरिया, हिमालय की जो पट्टी है ना, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ये इन राज्यों की समस्या अलग है। नॉर्थ ईस्ट के अलावा हिमालयन रीजन का जो सेंट्रल रीजन है,
जो उसकी समस्या अलग है, तो रीजनल काउंसिल भी बना सकते हैं। रीजनल काउंसिल यानी कि क्षेत्रीय काउंसिल का भी प्रस्ताव इसमें रखा गया, और क्षेत्रीय परिषद में एक से अधिक राज्य होंगे, 2, 3, 4, 5 राज्य मिलकर एक रीजनल काउंसिल बना लेंगे, और उस रीजनल काउंसिल में उन राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे, चीफ मिनिस्टर रहेंगे। इसके अलावा जो वो मुख्यमंत्री रहेंगे, इसके अलावा उसकी जो अध्यक्षता करेंगे यानी जो चेयरमैनशिप करेंगे वो ऑलरेडी या तो प्राइम मिनिस्टर करेंगे, यानी कि जो नीति आयोग के चेयरपर्सन होंगे वो करेंगे, या फिर अगर उनके पास समय नहीं है तो वो अपने द्वारा नामित कोई नॉमिनी जो है उसको भेज सकते हैं कि आप रीजनल काउंसिल की बैठक में जाइए और वहां पर जो लोगों की समस्या है, जो राज्यों की प्रॉब्लम है, उसे डील कीजिए। अब यहां पर जरा नजर डालिए कि कैसे ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए जरूरी था। पहली चीज, चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर, ये तो है ही। गवर्निंग काउंसिल में सारे राज्यों के मुख्यमंत्री आ गए, यूनियन टेरिटरी का भी प्रतिनिधित्व मिल गया। रीजनल काउंसिल अलग से बनाने की जरूरत है तो बनाया जाएगा, और उसमें उस रीजन की समस्याओं को हल करने की कोशिश की जाएगी। तो इससे आपको क्या समझ में आया? इससे यह समझ में आया कि इसमें राज्यों का महत्व क्या हो गया, बढ़ गया। दूसरी चीज यह समझ में आया कि राज्यों की जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, हर राज्य की अपनी अपनी जो समस्या है, उस समस्या को वहां पर उनको उठाने का मौका मिलेगा। तो इससे वास्तविक समस्या को समझने और उसे हल करने के लिए इनपुट और फीडबैक मिलेगा। अब जरा इसके स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए, है ना। इसके स्ट्रक्चर पर आप जाएंगे तो देखिए स्ट्रक्चर में फुल टाइम फ्रेमवर्क जो है, इसका फुल टाइम फ्रेमवर्क। अब ये तो गवर्निंग काउंसिल की या फिर इनकी रीजनल काउंसिल की बैठक हर रोज तो नहीं होगी, जब टाइम आएगा तब, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो फुल टाइम काम करेगा। इस फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन होंगे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री खुद उस संस्था के अध्यक्ष होंगे, यानी कि चेयरपर्सन होंगे। ठीक, यहां भी यही थी, गवर्निंग काउंसिल में भी आपने देखा, रीजनल काउंसिल में भी देखा, है ना। चेयरपर्सन जो है प्राइम मिनिस्टर के रूप में है। यहां पर ये फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन भी प्राइम मिनिस्टर है। एक वाइस चेयरपर्सन होंगे, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री तो पॉलिटिकल व्यक्ति भी होते हैं, अब उनको बहुत सारे काम देखने होते हैं, लेकिन उनको मदद करने के लिए एक फुल टाइम जो है प्राइम मिनिस्टर की मदद से, यानी प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करेंगे अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को, अपने पसंद के किसी व्यक्ति को जो है वो वाइस चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट करेंगे। ही विल अपॉइंट, कौन अपॉइंट करेंगे? प्राइम मिनिस्टर। ठीक, अभी इसके नाम वगैरह डिटेल में हम अलग से एक टॉपिक में आपको बताएंगे। यहां पर केवल आप इसके ढांचे को समझने की कोशिश करिए कि आखिर नीति आयोग की जरूरत क्या थी और उन जरूरतों को पूरा करने में क्या नीति आयोग का यह ढांचा मदद कर पाता है। अगर आप इस बात को समझ गए तो आगे का काम आपका आसान हो जाएगा। तो पहले तो चेयरपर्सन, फिर वाइस चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और देखिए ये जो वाइस चेयरपर्सन होते हैं ना, इनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा होता है। इनको कैबिनेट मिनिस्टर का जो पूरा उनको पावर रहता है, उनको पूरी सुविधाएं रहती है कैबिनेट मिनिस्टर की। हाँ, ये कैबिनेट की मीटिंग्स वगैरह में भी भाग लेते हैं, बैठकों में भाग लेते हैं, लेकिन वोट वगैरह करने का अधिकार इनको नहीं होता है। तो ये एक चीज हो गई, और प्रधानमंत्री को इससे काफी मदद मिलती है, ये पूरे टाइम नीति आयोग के लिए काम करते हैं। फिर देखिए इनके मेंबर्स 4 फुल टाइम मेंबर होते हैं, फुल टाइम पूरी तरह से नीति आयोग के लिए समर्पित रहते हैं, और इनको स्टेट मिनिस्टर का स्टेटस दिया जाता है, राज्य मंत्री का दर्जा होता है इनको। 4 फुल टाइम मेंबर्स, 4 मेंबर रहेंगे जो फुल टाइम मेंबर रहेंगे और उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। 2 मेंबर रहेंगे पार्ट टाइम मेंबर होंगे। पार्ट टाइम मेंबर मतलब ये किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या यूनिवर्सिटी के मेंबर हैं, लेकिन इनको रिलेट कर दिया जाएगा किससे? नीति आयोग से, है ना। तो 2 पार्ट टाइम मेंबर होंगे, लेकिन ये कोई विषय विशेषज्ञ होंगे। हो सकता है ये कृषि क्षेत्र के जानकार हो, टेक्नोलॉजी के जानकार हो, कोई रिसर्च को करने वाले कोई बहुत व्यक्ति हो, ऐसे कोई भी व्यक्ति पार्ट टाइम मेंबर जो कि किसी यूनिवर्सिटी या रिसर्च इंस्टीट्यूशन से संबंधित होंगे, हमारे नीति आयोग से जुड़े रहेंगे। और आगे बढ़िए, कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स यानी पदेन सदस्य। ये 4 मेंबर होंगे जो सेंट्रल कैबिनेट के होंगे। केंद्रीय जो हमारा केंद्रीय मंत्री परिषद, सेंट्रल जो कैबिनेट होगा, कैबिनेट मिनिस्टर्स में से
4 मंत्रियों को हम यहाँ पर, जो प्रमुख मंत्री हैं खासकर जैसे रक्षा हैं, वित्त हैं, कृषि हैं, ऐसे मंत्रियों में से 4 मंत्री जो हैं वो चुने जाएंगे और जनरली यही मिनिस्टर्स रखे जाते हैं 4, वो इसमें होंगे। ठीक, तो एक्स ऑफिशियो मेंबर में कैबिनेट के 4 मिनिस्टर भी आ गए अपने पास। इसके अलावा एक सीईओ होंगे जिनका फिक्स टेन्योर होगा। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, जैसे प्राइवेट कंपनियों में आपने सुना होगा, बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ होते हैं, तो ऐसे यहाँ पे देखिए सीईओ बना दिया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये फिक्स टेन्योर के होंगे और ये प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से अपॉइंट किए जाएंगे, है ना। सीईओ होंगे, ये प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से अपॉइंट किए जाएंगे। सेक्रेटरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है इनको स्टेटस रहता है, यानी ये जो भी अधिकारी सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी होंगे उन्हें सीईओ बनाया जा सकता है। ठीक, इसके अलावा अब चूंकि सीईओ हैं, सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं और उनको इतना सारा सब काम करना है, तो काम करने के लिए उनको अगर जरूरत पड़ेगी तो वो सेक्रेटरीट यानी कि सचिवालय की भी जरूरत होगी, तो सेक्रेटरीट भी बना लेंगे और साथ ही साथ कुछ स्पेशल इनवाइटीज को रखा जा सकता है। अब ये स्पेशल इनवाइटी बहुत स्पेशल है। कैसे? तो अगर मान लीजिए नीति आयोग को ये लगता है कि हमें 1-2 मंत्री जो हैं बड़े महत्वपूर्ण मंत्री हैं और वो उनको बहुत अच्छा नॉलेज भी है और उसे हमें नीति आयोग से संबद्ध करना है, उन्हें स्पेशल इनवाइटी के रूप में बुला सकते हैं। मान लीजिए नीति आयोग को लगता है कि कोई बहुत अच्छे जानकार हैं किसी विषय के बारे में, शिक्षा, एजुकेशन के बारे में अच्छे जानकार हैं, इकोनॉमी के बारे में अच्छे जानकार हैं, कोई विदेशी व्यक्ति है लेकिन वो कोई बहुत अच्छा ज्ञान रखता है किसी विषय के बारे में, आप नीति आयोग में उनसे मदद ले सकते हैं, स्पेशल इनवाइटी के रूप में उन्हें बुला सकते हैं। तो स्पेशल इनवाइटी के रूप में लोगों को रखा जा सकता है। फिक्स टेन्योर जो है सीईओ का होता है, ये भी प्राइम मिनिस्टर के पसंद के व्यक्ति होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर के रूप में कैबिनेट के कुछ मेंबर होते हैं। पार्ट टाइम मेंबर के रूप में कुछ स्पेशलिस्ट जो होते हैं, जो यूनिवर्सिटी या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, वो भी होते हैं। कुछ फुल टाइम मेंबर, ये भी विषय विशेषज्ञ होते हैं, काफी बड़े जानकार होते हैं, उनको रखा जाता है। एक वाइस चेयरपर्सन, ये भी बहुत विषय के जानकार होते हैं, इकोनॉमी के या कोई अर्थशास्त्र के बारे में या प्रशासनिक ज्ञान रखने वाले व्यक्ति होते हैं। तो जो वाइस चेयरपर्सन होते हैं ये भी काफी अच्छे जानकार होते हैं। तो नीति आयोग का जो ढांचा है, जो कंपोजिशन है, जो स्ट्रक्चर है, उससे क्या पता चलता है आपको कि ये एक विशेषज्ञ संस्था है, ये एक थिंक टैंक है, ये एक ऐसी संस्था है जहां पर कि राज्यों को मौका दिया गया अपनी बातों को कहने का। तो गवर्निंग काउंसिल, रीजनल काउंसिल और इस तरह से जो हमारा कैबिनेट मिनिस्ट्री है उसको भी, केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्ट्री, उसको भी मौका मिल गया। जो स्पेशलिस्ट है हमारे देश में उनको भी मौका मिल गया। तो वो जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक आपको शुरू में बताए थे, उन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहां पर नजर आते होंगे कि ये जो ढांचा बनाया है ये वास्तव में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी पूरा कर पाएगा और साथ ही साथ जो जरूरत है आज की विशेषज्ञता की उसको भी पूरा कर पाएगा। इसके अलावा एक और चीज आप यहां पर देख सकते हैं कि इसमें कुछ शाखाएं हैं, ब्रांचेज जोड़ी गई हैं नीति आयोग के साथ। एक है रिसर्च विंग, शोध शाखा, शोध शाखा। यहाँ पर जो है कुछ विशेषज्ञों को, स्पेशलिस्ट लोगों को, विद्वानों को इनके साथ जोड़ करके रखा जाता है ना, जो अलग अलग फील्ड में उनको जिम्मेदारी दे दी जाती है कि भाई आप इस बारे में जानकारी कलेक्ट करिए, रिसर्च करिए और बताइए नीति आयोग को। तो इंफॉर्मेशन, क्योंकि इन्हें तो बहुत सारी नीतियां बनाना है ना, टेक्नोलॉजी के बारे में भी इनको काम करना है, पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स का ढांचा तैयार करना है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिए, नीति आयोग जो है ये कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता, सरकार के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाता, राज्यों के मुख्यमंत्रियों या केंद्र की सरकार को वो ये नहीं कहता कि यही करिए आप, यही आपको करना है। ये इस तरह से अपने कार्यक्रम या अपनी उनकी जो योजनाएं हैं इस तरह से तैयार करता है और कि वो विभाग या मंत्रालय उनको लागू करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। और इनके जो अलग अलग जो आपने देखे कि गवर्निंग काउंसिल है, रीजनल काउंसिल है ना, ये जो संस्थाएं हैं
इन सबसे ये मदद लेकर के काम करते हैं, एक थिंक टैंक के रूप में काम करते हैं, लेकिन कभी भी ये ना तो वित्तीय आवंटन करते हैं, न ही मंत्रालय, विभागों या राज्यों पर कोई दबाव बनाते हैं। इनका काम है थिंक टैंक के रूप में काम करना। तो मैं वही आपको बता रहा था कि इनके पास एक रिसर्च विंग भी होती है, जिसमें रिसर्च, अलग अलग विषयों पर रिसर्च करने वाले लोग होते हैं। इसके अलावा एक इनके पास एक परामर्शदाती शाखा भी होता है, यानी कंसल्टिंग विंग भी होता है, कंसल्टिंग विंग भी होता है। एक टीम इंडिया विंग भी होता है। ये 3-4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या क्या बोला मैंने? रिसर्च विंग, देन कंसल्टिंग विंग, एंड तीसरी चीज हमने बोली आपको कि टीम इंडिया विंग, है ना। तो जो रिसर्च विंग होता है उसका काम है रिसर्च करके नीति आयोग को हेल्प करना कि किसी लंबी योजना के बारे में कोई पॉलिसी बनने वाली है, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, टेक्निकल है, तो उसके बारे में आपका क्या ध्येय होना चाहिए। जो कंसल्टिंग विंग होती है उसमें ये काम ये करता है कि मान लीजिए कोई किसी संस्था ने या किसी व्यक्ति ने या कोई विदेश में किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत अच्छा काम किया किसी फील्ड में, और बहुत अच्छा काम किया, तो उसका उनकी जानकारी लेना कि कैसे काम किया उन्होंने, क्या क्या उन्होंने काम किया, क्या भारत में वो उपयोगी हो सकता है, उनसे कंसल्ट करके इंफॉर्मेशन लेना और नीति आयोग में उसे अप्लाई करके और फिर अपने देश में उसे क्रियान्वित करने के लिए देश को बताना, राष्ट्र को बताना। तो अल्टीमेटली क्या हो गया? एक कंसल्टिंग विंग बन गया। और तीसरी टीम इंडिया विंग, ये भी एक खास बात है। इट कंप्राइजेज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एवरी स्टेट। ये हर एक राज्य के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव इसमें होते हैं, एंड मिनिस्ट्री, एंड सर्व एज ए परमानेंट प्लेटफॉर्म फॉर नेशनल कोलैबोरेशन। यानी कि ये जो राज्य के मुख्यमंत्री रहते हैं या यूनियन टेरिटरी के लोग रहते हैं, कैबिनेट के जो लोग रहते हैं, हमारे केंद्रीय कैबिनेट के, वो सब मिलजुल करके जैसी जरूरत हो एक दूसरे से कंसल्ट करके, एक दूसरे की मदद करके जो है वो नीति आयोग में नीतियां बनाने में, योजनाएं बनाने में, कार्यक्रम बनाने में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, और इसीलिए ये क्या बन जाता है? टीम इंडिया विंग कहलाता है। अब हम लोगों ने देखिए क्या क्या चीजें देख ली। अब इसको एक समरी के रूप में देखें, जिससे आपके दिमाग में सारी चीजें अच्छी तरह से सेट हो जाए, और अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं इसको, क्योंकि मैंने काफी सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की। पहली चीज तो ये कि नीति आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो नीति आयोग की आवश्यकता के बारे में मैंने बताया कि प्लानिंग कमीशन का जो ढांचा था वो बहुत पुराना था, और उसमें जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो जरूरतें थी उसके मुताबिक वो नहीं हो पा रहा था। इसके अलावा हमारे देश में बहुत सारा इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, डेमोग्राफिक चेंजेस हो गए थे। इसके अलावा हमारा देश जो है वो डाइवर्स, विविधता वाला देश है, वहां पर डाइवर्स कल्चर है, सभी राज्यों की आवश्यकताएं बहुत अलग अलग हैं, है ना। और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें एक नए तरह की संस्था की आवश्यकता थी। हमें एक ऐसे संस्था की आवश्यकता थी जो कोलैबोरेटिव हो, कॉन्फ्रेंटनिस्ट नहीं हो, यानी जो राज्यों के साथ मिलजुल करके काम कर सके, उनसे टकराव को होने नहीं दे। हमें ऐसी संस्था की जरूरत थी जो नीचे की ओर जाके, मतलब नीचे से ऊपर की ओर काम करे। यानी कैसे? तो बॉटम अप अप्रोच, यानी नीचे से ऊपर की ओर। नीचे मतलब निचले स्तर से जानकारी प्राप्त करके, यानी गांव से, छोटे शहर से, जिले से, राज्य से निकल करके कि वास्तविक स्थिति क्या है। भाई दिल्ली में बैठ करके, एसी में बैठ करके तो आप एक मध्य प्रदेश के छोटे गांव को या बिहार के छोटे गांव की वास्तविक परिस्थिति को समझना मुश्किल है। तो बॉटम अप अप्रोच पर काम करने वाली संस्था की जरूरत थी। और साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में जो बदलाव हो रहे थे, उस बदलाव के साथ साथ हमें पूरे वैश्विक यानी ग्लोबल इकोनॉमी में एक कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी के रूप में एस्टैब्लिश करने के लिए एक मजबूत और साथ ही साथ अपने देश के राज्यों को साथ में लेकर चलने वाली संस्था की जरूरत थी। और इसीलिए प्लानिंग कमीशन की जगह पर नीति आयोग की स्थापना की गई। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग स्थापित हुआ, और ये जैसा कि मैंने बताया कि ये मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा स्थापित किया गया संस्था है, इसीलिए ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैट्यूटरी है। ये एक थिंक टैंक के रूप में काम करेगी।
दिस विल वर्क एज थिंक टैंक और साथ ही साथ राज्यों के विचारों और राज्यों के अनुभवों को साथ में लेकर काम करने वाली संस्था है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में जब हमने आपको बताया तो उसमें हमने जिक्र किया इसके जो नीति आयोग के जो चेयरपर्सन हैं वो स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं, उनके बारे में भी मैंने जिक्र किया। इसके अलावा इसमें दो महत्वपूर्ण संस्था है जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की शर्तों को पूरा करता है, एक दो गवर्निंग काउंसिल और दूसरा रीजनल काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल में जो नीति आयोग की जो प्रधानमंत्री के अलावा और नीति आयोग के जो डिप्टी चेयरमैन के अलावा राज्यों के मुख्यमंत्री और यूनियन टेरिटरीज के जो प्रतिनिधि हैं उनको भी भागीदारी करने का मौका मिलता है। रीजनल काउंसिल के रूप में जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, जो रीजनल प्रॉब्लम्स हैं, उनको लेकर के 2, 3, 4, 5, 6 राज्यों को मिला करके रीजनल काउंसिल बनाया जा सकता है और यहां भी उन राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री का इंटरेक्शन होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा इस संस्था में देखिए कितना व्यापक रूप से इसे जोड़ा गया है। एक स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए इसमें फुल टाइम मेंबर्स रखे गए हैं, 4 फुल टाइम मेंबर्स होंगे, पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे, इसके अलावा एक्स ऑफिशियो मेंबर जो कि कैबिनेट के कुछ सदस्य होंगे, इसके अलावा सीईओ होंगे और साथ ही साथ कुछ स्पेशल इनवाइटी मेंबर्स को भी इसमें शामिल किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर इसमें जो हमने आपको बताया लास्ट में कि कुछ रिसर्च विंग्स को इसके साथ लिंक किया गया है, कंसल्टेंसी विंग भी इसके साथ लिंक किया गया है और इस तरह से आप देखेंगे कि हमारा ये जो नीति आयोग है ये टीम इंडिया विंग बन जाता है, टीम इंडिया विंग बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि बस राज्यों को केवल बताया जाता है कि ये योजना बनाया या ये कार्यक्रम बनाया, इसको लागू कीजिए। इसमें राज्य भी अपनी बात जरूरत पड़ने पर कह सकते हैं, जो केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री हैं वो भी अपनी बात राज्यों को कह सकते हैं। जरूरत पड़ने पर गवर्निंग काउंसिल की बैठकों में ये योजनाओं के बारे में विस्तृत चर्चा कर सकते हैं और इस तरह से टीम इंडिया विंग के माध्यम से जो है योजना को एक विस्तृत स्वरूप मिल सकता है और वास्तविक योजनाओं का निर्माण हो सकता है। तो इस तरह से नीति आयोग एक थिंक टैंक और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की शर्तों को पूरा करने के लिए एक नई संस्था के रूप में गठित हुई और ये वर्तमान में एक बहुत ही चर्चित संस्था बन गई है। अगले कुछ क्लासेस में हम आपको नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स और नीति आयोग की जो कार्यप्रणाली है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि नीति आयोग जो है ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की शर्तों को किस तरह से पूरा करेगा और ये किस तरह से प्लानिंग कमीशन से डिफर करता है। इन सब बातों पर अगली कुछ क्लासेस में आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।